विवाद से यूपीएससी का लेना देना नहीं है। इतनी दूर घरों से आए हो, यहाँ खाना कैसा खा रहे हो मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये इच्छा शक्ति बच्चों आप ही विकसित करोगे, हम नहीं कर सकते। हम आपको सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं। आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन का बेनिफिट तभी है जब इसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग से कनेक्ट करें। तो प्रश्न की उलझन से बाहर आना पड़ेगा। अब आप देखो, आपके इन चारों ऑप्शन में क्या ये भाव अंतर्निहित है? क्षेत्रीय परिषदें संविधान में नहीं है, इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। एक स्टेट के भीतर की गतिविधियां तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के दायरे में आएंगी, लेकिन अगर इंटर स्टेट एक्टिविटीज हैं तो इंटर स्टेट एक्टिविटीज हमेशा यूनियन के दायरे में चली जाएंगी, यूनियन लिस्ट के दायरे में चली जाएंगी। आप तय मान लीजिए कि सोने से पहले जो हमने क्लास में पढ़ा है एक बार निगाह से गुजार कर ही सोएंगे। विवाद से यूपीएससी का लेना देना नहीं है, लेकिन विषय से लेना है, लेना देना है। उस विषय पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के संबंध में रियायतें देने हेतु नियम बनाने की शक्ति नहीं है, भले ही खनिज उनके क्षेत्र में स्थित हो। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक कानून के तहत लघु खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। तो राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के संबंध में रियायतें देने के लिए नियम बनाने की शक्ति है, वो क्योंकि गौण खनिज वो राज्य के नियंत्रण में आते हैं, स्टेट के कंट्रोल में आएंगे। लघु खनिज भी स्टेट के कंट्रोल में आते हैं, लेकिन कुछ लघु खनिजों के लिए केंद्र के पास प्रासंगिक कानून के तहत नियम बनाने की शक्ति रहती है। ये इसलिए भी जरूरी है इस समय खनिजों का विषय, क्योंकि जो वर्तमान समय में कंट्रोल है, जैसे अब हम लोग कह रहे हैं रेयर अर्थ मटेरियल, है ना, और वैसे भी बाकी जो छोटे छोटे खनिज हैं, उन खनिजों का उपयोग भारत सरकार भी करती है, राज्य सरकारें भी करती हैं। तो एक बार लिस्ट जरूर देखना है जो यूनियन लिस्ट है। हाँ, डी है। अगला देखो, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित निकायों पर विचार कीजिए। कौन सा भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार? अब देखो, हमने जब पहली क्लास पढ़ी थी तब संवैधानिक प्रावधान क्या है, गैर संवैधानिक प्रावधान क्या है, उस पर चर्चा की थी, और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन यह पूछा जाता है कि संविधान के अंतर्गत किसका गठन किया गया है और किसका गठन गैर संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। तो बताओ, इसका आंसर बताओ। कौन सा आंसर है? ए है, सभी का ए है। अच्छा, बी भी है। ओह, डिफरेंस ओपिनियन। देखो, अंतरराज्यीय परिषद किस आर्टिकल के अंतर्गत? ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संविधान में नहीं है। क्षेत्रीय परिषदें संविधान में नहीं है, इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। तो संविधान में कौन सी संस्था है? केवल एक। इतना आसान सा क्वेश्चन है। यूपीएससी में यूपीएससी निकालना कितना आसान है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ा सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। सावधानी हटी और आपका क्वेश्चन गलत हुआ। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन आपको आसान लगता है, कभी कभी यदि उत्साह में गलत हो जाता है, अरे ये तो पढ़ा हुआ आ गया, और पता चला गलत आंसर ऑप्ट करके आप चले आए, तो अति उत्साह भी क्वेश्चन को गलत कर देता है, आंसर को गलत कर देता है। इसलिए जो भी आंसर करने हैं उस आंसर में आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना। ये प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है। ये तो अच्छा नगर पालिकाओं वाला आ गया, वैसे मैं बाद में लेकर आता। भारत के संबंध में नगर पालिका की शक्तियां भाग 9 क में दी गई हैं, आपात उपबंध भाग 18 में दिए गए हैं, संविधान संशोधन भाग 20 में दिए गए। फैक्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का नहीं है। फैक्ट है, नगर पालिकाओं की शक्तियां 9A में है, बिल्कुल ठीक है।
74th अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा है। आपात उपबंध 18 में है। संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध, इससे आसान क्या हो सकता है? 24 का क्वेश्चन है, आईएएस 24 का क्वेश्चन है, निकाल लोगे आईएएस? भाई अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी? अगर इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर इस पर भी गलतियां हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमने बेहद लापरवाही से पढ़ा है, क्योंकि ये बेहद आसान प्रकृति के क्वेश्चन है और बड़े रिसेंटली देखो पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अब देखो इसमें एक ट्रिक, चलो पहले इसको क्वेश्चन करो तब बताता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, आपको नहीं आता क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप आंसर कैसे करोगे? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। संघ सूची, राज्य सूची, आपको नहीं याद है संघ सूची, राज्य सूची के सारे विषय, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट आते हैं कि नहीं आते। बेहद ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा विवेक का उपयोग करेंगे, विजडम का उपयोग करेंगे, कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे। यद्यपि कॉमन सेंस इज कॉमन बट रेयर, तो अगर कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो यह सवाल आसानी से हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है, हमने आपको जब संघ राज्य संबंध पढ़ाए थे तो हमने कहा था जहां अंतरराज्यीय शब्द लगेगा वो क्या होगा? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक स्टेट के भीतर की गतिविधियां तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के दायरे में आएंगी, लेकिन अगर इंटर स्टेट एक्टिविटीज हैं तो इंटर स्टेट एक्टिविटीज हमेशा यूनियन के दायरे में चली जाएंगी, यूनियन लिस्ट के दायरे में चली जाएंगी। अब देखो, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य स्टेट लिस्ट गलत हो गया, यूनियन में जाएगा। अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची गलत हो गया। अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची। अब संगरोध आपको नहीं भी पता फिर भी सही कराओगे। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस, विवेक ना, अगर आप विजडम यूज करते हो, अगर आप कॉमन सेंस यूज करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, फिर भी आप उनके सही करके आ सकते हो। सीधा सीधा एग्जाम्पल है, 2025 में अभी पूछा गया, ड्रोन पर क्वेश्चन आया था। ड्रोन पॉलिटी का विषय नहीं है, सिक्योरिटी और साइंस का है, लेकिन फिर भी मैं इसी से कनेक्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि उसमें ड्रोन के 2 ऑप्शन दिए गए थे कि सभी ड्रोन लड़ने वाले होते हैं या उड़ने वाले होते हैं, क्या इस टाइप का था, मुझे क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं याद है। लेकिन आप उसे आसानी से इसलिए कर सकते थे क्योंकि उसमें लिखा था सभी ड्रोन ऐसे होते हैं, सभी ड्रोन ऐसे होते हैं। नहीं होते, सभी सब अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको ड्रोन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर सही करके आ सकते थे, कॉमन सेंस है। तो इसलिए ज्ञान चक्षु खुले रखने होंगे, और अगर ज्ञान चक्षु खुले हैं तो प्री निकालना बेहद आसान है, बहुत सरल है। और इसके लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप अपने कॉमन सेंस का यूज भी कर पाएंगे। जब बोझ तले दबे होंगे तो फिर कॉमन सेंस का यूज नहीं होता। तो इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि तैयारी के दौरान आप अपनी पर्सनालिटी को भी मेंटेन रखिए, आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए तैयारी करने के दौरान। अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें नुकसानदेह, लेकिन एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए तैयारी करने के लिए। देखो इसमें देखो कौन सी, ये हटा दो, जो दर्शाती है उसका स्वरूप संघीय है। कौन सा आंसर होगा? ए होगा, वेरी सिंपल। संघीय प्रणाली की विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि अगर संघ और राज्यों के मध्य विवाद होगा तो विवाद का समाधान कौन करेगा? इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है संघीय प्रणाली के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, बी है। सारे बच्चों ने कर लिया? सबके आंसर बी हैं? सबका गलत है। अब दूसरा ऑप्शन आ गया।
देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। हमने पहले भी कहा है आपको कि अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहली रिक्वायरमेंट है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, किसी भी प्रकार की दुविधा है, किसी प्रकार का द्वंद्व है, किसी भी प्रकार का संदेह है, तो फिर यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल है, असंभव जैसा है। क्योंकि फैक्ट पर भी क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और फैक्ट भी आप तभी रिटेन कर पाते हो जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप फैक्ट रिटेन नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट हिला तो फिर क्वेश्चन गलत हुए, नंबर दिया। तो वित्त आयोग करता क्या है? संघ और राज्यों के बीच धनराशियों के वितरण की सिफारिश करता है। इसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं है। वित्त आयोग हमने पढ़ा, तो वित्त आयोग को जब हम कंसेप्चुलाइज करेंगे तो वित्त आयोग की हमने संरचना पढ़ी, वित्त आयोग के कार्य पढ़े। जब आप उसे कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं तो कंसेप्चुलाइजेशन में एक ही बात तो नजर आएगी कि वित्त आयोग क्या करता है? संघ और राज्यों के बीच धनराशियों के वितरण की सिफारिश करता है, सहायता अनुदान देने के बारे में बताता है, बस। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। अब आप देखो, आपके इन चारों ऑप्शन में क्या ये भाव अंतर्निहित है? इन तीनों में नहीं है, तो तीनों गलत हो गए, तीनों गलत हो गए। ये कहता है सार्वजनिक प्रतिष्ठान यानी सरकारी संस्थान नहीं, संघ और राज्य के बीच वितरण को सुगम बनाता है, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच। तो एक पंक्ति में आपको वित्त आयोग के विषय में एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मेंटेन करके रखना है। और वित्त आयोग के कार्यों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो फिर से आया है, आगे अभी हम लोग देखेंगे। एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। डी, सी, डी है। देखो, संघ राज्य पद्धति यानी हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ये एग्रीमेंट है, सहमति, इंग्लिश में एग्रीमेंट है, इसलिए इंग्लिश वर्जन देखना जरूरी है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, 7वें शेड्यूल में है। इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यद्यपि ये एकात्मक राज्य का लक्षण है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति, एग्रीमेंट का परिणाम है, नहीं। भारत, हमने डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट आपको लिखाया है कि भारत राज्यों की निष्ठा से जन्मा है। एक मजबूत और अखंड, एक मजबूत केंद्र की स्थापना के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए राज्यों ने केंद्र के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की है, और भारतीय संघीय प्रणाली इसी निष्ठा का परिणाम है। वह अमेरिका की भांति संघ और राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम लिखा है सीधे सीधे। देखो, वित्त आयोग के कार्य फिर आ गया। वित्त आयोग पर क्वेश्चन आते हैं अगले एग्जाम में भी। जो 26 में एग्जाम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए भी वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों से वित्त आयोग पर क्वेश्चन आया नहीं है, एक बात। दूसरी बात, 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, उसकी सिफारिशें यानी शेष हैं, तो वित्त आयोग के कार्यों पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेयर एंड बेयर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आप आसानी से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आसान है। कौन सा आंसर है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी है आंसर। संचित निधि से कोई लेना देना नहीं, वित्त मंत्रालय अनुमति देता है निकालने की, संसद का नियंत्रण होता है। करों को राज्यों के बारे में बांटना, कर क्या है? भारत सरकार किया है। सहायता अनुदान के लिए राज्य पर विचार करेंगे तभी देंगे। बजट के प्रावधान, बजट से कोई लेना देना नहीं है वित्त आयोग का, एकदम सीधी सीधी बात है। केवल संघ और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश, बस। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन है। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रख पाएगा?
आर्टिकल 281, अनुच्छेद 200 लिखा है मैंने आपको, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन और कार्य, अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की रिपोर्ट। देखो खोल कर देखो, ऐसे भूलोगे। देखो प्री के जितने भी प्री के क्वेश्चन हैं, हम लोग अब काफी हद तक प्रिपरेशन कर चुके हैं। पॉलिटी के क्लास ज़्यादा दिन की क्लास नहीं बची होगी, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हम लोगों ने उस पोर्शन को पढ़ लिया है। और ये सारे क्वेश्चन का नेचर आप देख करके ये अनुमान लगा सकते हो कि अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आपके लिए प्री निकालना बेहद आसान है। इसलिए पढ़ना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी क्लास से आपको हो जाती है। रिवीजन मस्ट है। आप रिवीजन नहीं करते हो, 24 घंटे के भीतर रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे, मानव स्वभाव है। भगवान ने ह्यूमन नेचर इतना अच्छा बनाया है कि अगर आप भूलोगे नहीं तो पागल हो जाओगे। तो भूलना मानव स्वभाव का हिस्सा है। भूलते हो तो ये आपकी विकृति नहीं है, विकार नहीं है। किसी चीज़ को अगर आप दिमाग में रिटेन करना चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो, तो रिवीजन ही एकमात्र तरीका है। ये सब पर अप्लाई होता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, सब पर अप्लाई होता है। रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं रिवीजन करोगे भूल जाओगे। और रिवीजन टाइमली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया 3 महीने बाद रिवीजन कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, सब भूल चुके होगे। 3 महीने बाद जब पढ़ोगे तो लगेगा पहली बार पढ़ रहे हो, लगेगा ही नहीं कि आपने इससे पहले कभी पढ़ा है। इसलिए रिवीजन की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिवीजन तो 24 घंटे के अंदर मस्ट है, दूसरा रिवीजन दूसरी तीसरे दिन के अंदर मस्ट है। और अगर मस्ट नहीं है तो फिर मस्त हो जाओगे आप, फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का, फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि इस प्रिपरेशन का बेनिफिट आपको मिले तो आपको रिवीजन रिगरस करना पड़ेगा, टाइमली करना पड़ेगा। 7 से 8 रिवीजन लगातार कर लोगे तो फिर मास्टरी हो जाएगी उस टॉपिक पर। फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं निर्मूल हो जाती है, खत्म हो जाती है।